क्लास लाइव कीजिए। है क्या कर रहे हैं आप लोग? चलिए बैठ जाइए। बैठिए जल्दी। रौनक कुमार सिंह, सनंत कुमार, रविशंकर यादव, चंदन बिंद, विक्की कुमार, आदर्श सिंह, सबको गुड मॉर्निंग। सब ऑनलाइन वाले लोग हैं। बैठ जाइए सब लोग। रिजवान फ्रॉम सहरसा 81 आया है बीपीएससी में, 87 कटअप गया है, तो कटअप को पार नहीं किए, रिजल्ट नहीं हुआ। पूछिए, जो पूछना है पूछ सकती हूं, पूछिए जल्दी। रमेश कुमार गुप्ता, नाम ले लिए आपका भी। ऑफलाइन एडमिशन नहीं हो रहा है, भीड़ है टेस्ट में थोड़ा सा, इसलिए तो ऑनलाइन भी कर दिए हैं। आराम से ऑनलाइन दीजिए। पानी है जी? थोड़ा पानी दीजिए तो। टेस्ट का एक और बैच शाम में आएगा। हाँ, वीडियो अपलोड होगा। ज्योग्राफी होगा आप लोग में, काहे ना होगा? पानी है जी? ज्योग्राफी होगा, एकदम होगा। इधर आइए। हॉस्टल स्टार्ट 1 मई से होने वाला है। चलिए आ जाइए अब। हाँ, एक कंफ्यूजन है, एक कंफ्यूजन है बच्चों के बीच का, है कि एक आध गो कॉल हम भी रिसीव किए। कंफ्यूजन ये है कि जो टेस्ट सुबह 8 से 10 शुरू किए हैं, क्या वो टेस्ट आपके बैच, हेलो, आप लोग बात नहीं कीजिएगा तो आवाज पहुंचेगा, बात कीजिएगा तो आवाज कहां से पहुंचेगा? देखिए, एक कंफ्यूजन है विद्यार्थी के बीच कि जो सुबह में 8 से 10 बिहार दरोगा डेली फुल लेंथ टेस्ट की शुरुआत किए हैं, क्या ये आपके बैच का टेस्ट है? नहीं, इस टेस्ट को बैच से कोई लेना देना नहीं है। इस टेस्ट को बैच से कोई लेना देना नहीं है। इस टेस्ट में अगर आप ऑनलाइन पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, ऑफलाइन पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ऑफलाइन आपको पेमेंट करना होगा। इस बैच को टेस्ट से कोई टेस्ट को बैच से कोई लेना देना नहीं है। टेस्ट को बैच से कोई लेना देना नहीं है, समझ गए? तो ये चीज है। तो क्वेश्चन, यानी बहुत विद्यार्थी के मन में ये है कि ये क्वेश्चन जो है, यानी जो 8 से 10 टेस्ट होता है वो हर बैच में अपलोड किया जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। टेस्ट को बैच से कोई लेना देना नहीं है। टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है? ये चीज है। सैटरडे का टेस्ट आप लोग के बैच से रिलेटेड है। 35 टेस्ट हम बोले हुए हैं, तो 35 टेस्ट हम आपको करवाएंगे और करवा रहे हैं। उसके लिए तो हम आपसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं, समझ गए? तो ये चीज है, समझे? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हाँ, नहीं रहना चाहिए।
अब आ जाइए, तो हम आपको पढ़ा रहे थे बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय। इसमें जो है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के विषय में हम आपको बता रहे थे, लॉर्ड डलहौजी के विषय में बता रहे थे। तो लॉर्ड डलहौजी के विषय में जो है थोड़ी बहुत जानकारी आप और लीजिए। लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग पर आ जाएंगे, और लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बने हैं। तो लॉर्ड कैनिंग को जो है हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। अठारह 48 से 1856। देखिए आपको जो है ये बात हम बताए हुए हैं कि लॉर्ड डलहौजी को भारत इसलिए भेजा गया ताकि वो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कर सके, और इसलिए जब लॉर्ड डलहौजी भारत आए तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत की राजनीतिक व्यवस्था का अवलोकन किया, और उन्होंने यह पाया कि अधिकतर भारतीय राजे महाराजे ऐसे हैं जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने यह घोषणा किया कि वैसे राजे महाराजे जिनके पास अपना संतान नहीं है, उन राजा महाराजाओं के निधन होने के बाद उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाएगा, और उन राजा महाराजाओं को पुत्र गोद लेने का कोई अधिकार नहीं होगा। इसे ही गोद निषेध प्रथा या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या अपहरण की नीति या राजहड़प नीति कहा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ही पिछले क्लास में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के विषय में हम बता दिए थे, इसलिए यहां पर हम बताएंगे नहीं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के क्रियान्वयन हेतु लॉर्ड डलहौजी ने भारत के संपूर्ण देशी रियासत को 3 वर्गों में विभाजित किया था: स्वतंत्र देशी रियासत, अधीनस्थ देशी रियासत, आश्रित देशी रियासत। स्वतंत्र देशी रियासत के राजा महाराजाओं को पुत्र गोद लेने का अधिकार था, अधीनस्थ को अधिकार था लेकिन अंग्रेजों से पूछ करके, और आश्रित देशी रियासत के राजा महाराजाओं को पुत्र गोद लेने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत या राजहड़प नीति के तहत या अपहरण की नीति के तहत प्रथम राज्य जिसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था वह आपको सतारा था, फिर बघाट, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर, उदयपुर, इन तमाम क्षेत्रों को राजहड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। राजहड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में जो है इन सभी क्षेत्रों को मिलाया गया। और राजहड़प नीति के तहत ही 1855 ईस्वी में करौली को भी, करौली जो कि राजस्थान का एक देशी रियासत था, करौली को भी 1855 ईस्वी में राजहड़प नीति के तहत मिलाया गया था, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। तो आपसे पूछा जाता है कौन ऐसा देशी रियासत है जिसे राजहड़प नीति के तहत 1855 ईस्वी में मिलाया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने उसे स्वीकृति देने से इनकार कर दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा करौली। क्या हो जाएगा? करौली। और राजहड़प नीति अवध के ऊपर लागू नहीं होता था, और जब अवध के ऊपर राजहड़प नीति लागू नहीं होता था तो
तो अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाया गया और कुप्रशासन का आरोप लगा करके अवध को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया और कुप्रशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाना लॉर्ड डलहौजी की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। लॉर्ड डलहौजी की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। यह सब बात जो है हम आपको पिछले क्लास में बताए थे। अभी जो बात हम आपको बताए हैं ये सब बात हम आपको पिछले क्लास में बताए थे। हाँ या ना? एकदम से हाँ, समझ गए। तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज लिखना था ना, हम लोगों को लिखना था ना। तो हाँ, तो कुछ चीज को जो है हम लोग लिख लेते हैं। जो चीज हम लोगों को नोट डाउन करना था उसे जो है हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। दीजिए तो कॉपी थोड़ा सा, कहां तक विलियम बेंटिक, कॉपी दीजिए, नोट दीजिए, नोट दीजिए। हाँ, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेंटकॉप, ऑकलैंड। ऑकलैंड के विषय में कुछ लिखाना है, ठीक है। ऑकलैंड, तो हेडिंग मार लीजिए तो लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842, लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842। लॉर्ड ऑकलैंड में लिखिएगा 18, लॉर्ड ऑकलैंड कोस्ट में 1836 से 1842 लिखिएगा। इन्होंने मेडिकल की तैयारी करने वाले, इन्होंने मेडिकल की तैयारी करने वाले, इन्होंने मेडिकल की तैयारी करने वाले भारतीय छात्रों को विदेश जाने की अनुमति प्रदान की। भारतीय छात्रों को विदेश जाने की अनुमति प्रदान की। इन्हीं के समय 1838 ईस्वी में, इन्हीं के समय 1838 ईस्वी में पंजाब के सिख शासक रंजीत सिंह, पंजाब के सिख शासक रंजीत सिंह, पंजाब के सिख शासक रंजीत सिंह कोमा अफगानी शासक शाह सूजा, 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 शाह सूजा और अंग्रेजों के बीच, और अंग्रेजों के बीच, और अंग्रेजों के बीच त्रिपक्षीय संधि हुआ, और अंग्रेजों के बीच त्रिपक्षीय संधि हुआ, और अंग्रेजों के बीच त्रिपक्षीय संधि हुआ। इन्होंने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। इन्होंने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। लॉर्ड ऑकलैंड में ही इन्होंने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। इन्होंने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया, मरम्मत करवाया। चलिए अब लॉर्ड ऑकलैंड के बाद लिखिएगा लॉर्ड एलन बरो, 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 लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो में लिखिएगा कॉस्ट में 1842 से 1844,
1842 से 1844, 1842 से 1844। इन्होंने 1843 ईस्वी में इन्होंने 1843 ईस्वी में सिंध को जीतकर इन्होंने 1843 ईस्वी में सिंध को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। इन्होंने 1843 ईस्वी में सिंध को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। इन्होंने 1843 ईस्वी में सिंध को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। फुल स्टॉप। इन्हीं के शासनकाल में 1843 ईस्वी में इन्हीं के शासनकाल में 1843 ईस्वी में 1843 ईस्वी में 1843 के अधिनियम की धारा 5 के तहत 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 धारा 5 के तहत धारा 5 के तहत दास प्रथा का अंत किया गया। 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 इनके शासनकाल से ही रविवार के दिन छुट्टी की शुरुआत हुई मानी जाती है। इनके शासनकाल से ही रविवार के दिन छुट्टी की शुरुआत हुई मानी जाती है। इनके शासनकाल से ही रविवार के दिन छुट्टी की शुरुआत हुई मानी जाती है। हुई मानी जाती है। चलिए अब आगे हेडिंग मारिएगा। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848। 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 इन्होंने ओडिशा के खोंड जनजाति में प्रचलित इन्होंने ओडिशा के खोंड जनजाति में प्रचलित इन्होंने ओडिशा के खोंड जनजाति में प्रचलित नरबलि प्रथा इन्होंने ओडिशा के खोंड जनजाति में प्रचलित नरबलि प्रथा का अंत किया। फुल स्टॉप। इन्हीं के शासनकाल के समय इन्हीं के शासनकाल के समय 1845-46 ईस्वी में 1845-46 ईस्वी में 1845-46 ईस्वी में 1845-46 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इन्हीं के समय अंग्रेजों ने कश्मीर का क्षेत्र इन्हीं के समय अंग्रेजों ने कश्मीर का क्षेत्र 1 करोड़ रुपया में कश्मीर का क्षेत्र 1 करोड़ रुपया में गुलाब सिंह को दे दिया। कश्मीर का क्षेत्र 1 करोड़ रुपया में 1 करोड़ रुपया में गुलाब सिंह को दे दिया।
चलिए थोड़ा लॉर्ड डलहौजी पे आइएगा, तो लॉर्ड डलहौजी में पहला पॉइंट है नोट में 1848-48 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इसको 1848-49 कीजिए और प्रथम को काट करके द्वितीय कीजिए। नोट में आइएगा, नोट में लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी में पहला पॉइंट 1848 कीजिए और प्रथम को काट करके द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कीजिए, प्रथम को काट करके द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कीजिए। और इसके बाद 1850 द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, इसको जो है 1851-52 कीजिए, 1851-52 द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, 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 द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। चलिए अब एक आध गो पॉइंट लिखिएगा और लॉर्ड डलहौजी हेडिंग मारिए और एक आध गो पॉइंट लिखिए। लॉर्ड डलहौजी हेडिंग मारिए, एक आध गो पॉइंट लिखिए। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी हेडिंग मारिए और एक आध गो पॉइंट लिखिए, लिखिएगा। राजहड़प नीति का पहला शिकार, राजहड़प नीति का पहला शिकार 1848 ईस्वी में सतारा बना। सतारा बना, 1848 ईस्वी में सतारा बना, 1848 ईस्वी में सतारा बना, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट लिखिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने राजहड़प नीति के तहत 1855 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने राजहड़प नीति के तहत 1855 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने राजहड़प नीति के तहत 1855 ईस्वी में करौली 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 को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, करौली को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने स्वीकृति देने से इनकार कर दिया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रशासन के आधार पर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रशासन के आधार पर अवध को 1856 ईस्वी में, अवध को 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल मानी जाती है, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल मानी जाती है, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल मानी जाती है, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। अब देखिए आगे सुनिए। लॉर्ड डलहौजी, अगर हम लोग लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो जो लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी आपको साम्राज्यवादी तो था ही,
साम्राज्यवादी होने के साथ साथ लॉर्ड डलहौजी जो है आपको सुधारवादी भी था। लॉर्ड डलहौजी सुधारवादी भी था। लॉर्ड डलहौजी ने भारत के भीतर कई सारे सुधारात्मक कार्य किए हैं। लॉर्ड डलहौजी ने जो भारत के भीतर कई सारे सुधारात्मक कार्य किए हैं, उसमें लॉर्ड डलहौजी ने भारत के भीतर रेलवे का विकास किया। भारत में पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन लॉर्ड डलहौजी के समय ही 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच हुआ था, 34 किलोमीटर में। और इसलिए लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का पिता भी कहा जाता है या भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। तो भारत के भीतर रेलगाड़ी का परिचालन कराने में लॉर्ड डलहौजी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और लॉर्ड डलहौजी के समय ही पहली बार भारत में रेलगाड़ी का परिचालन हुआ। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी के समय 1854 ईस्वी में डाकघर अधिनियम पारित हुआ। और जो डाकघर अधिनियम पारित हुआ, उस डाकघर अधिनियम के तहत ही पहली बार डाक टिकट जारी किया गया। पहली बार डाक टिकट जारी किया गया। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास को लेकर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। और उस कमेटी ने जो सिफारिश दी है, उस सिफारिश को ही वुड डिस्पैच कहा जाता है। और वुड डिस्पैच की सिफारिश को जब आप पढ़ेंगे तो वुड डिस्पैच की सिफारिश में सभी प्रकार की शिक्षा की बात की गई है, चाहे अंग्रेजी शिक्षा हो, भारतीय भाषा में शिक्षा हो, शहरी शिक्षा हो, ग्रामीण शिक्षा हो, महिला शिक्षा हो, पुरुष शिक्षा हो, या प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो। अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में समग्र विकास को लेकर वुड डिस्पैच ने सिफारिश किया था। शिक्षा के क्षेत्र में समग्र विकास को लेकर वुड डिस्पैच ने सिफारिश किया था, जिस वजह से वुड डिस्पैच की सिफारिश को शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा अर्थात महाधिकार पत्र कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा अर्थात महाधिकार पत्र कहा जाता है, महाधिकार पत्र कहा जाता है। और वुड डिस्पैच के तहत ही भारत में व्यापक स्तर पर शैक्षणिक क्षेत्र में विकास हुए। भारत में व्यापक स्तर पर शैक्षणिक क्षेत्र में विकास हुए। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी 1856 में वापस जो है लंदन चले गए। लॉर्ड डलहौजी के बाद अगले भारतीय गवर्नर जनरल बनकर आए, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल है 1856 से 1862। लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 ईस्वी में आपको हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, लागू हुआ। लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ। लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 ईस्वी में बंबई, मद्रास, कलकत्ता में विश्वविद्यालय का गठन हुआ। कलकत्ता, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय का गठन हुआ। और कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय के गठन की सिफारिश वुड डिस्पैच ने किया था। वुड डिस्पैच के सिफारिश पर ही 1857 ईस्वी में मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में विश्वविद्यालय का गठन हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और वहां पर एक नया पद लाया गया, भारत का वायसराय। जो भारत का वायसराय का पद 1858 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक भारतीय वायसराय के पद पर लॉर्ड कैनिंग से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक रहे हैं। नोट में लिखा हुआ है लॉर्ड कैनिंग हो गया, लॉर्ड कैनिंग के बाद लॉर्ड एल्गिन हो गया, लॉर्ड एल्गिन के बाद सर जॉन लॉरेंस हो गए, सर जॉन लॉरेंस के बाद लॉर्ड मेयो हो गया, लॉर्ड नॉर्थब्रुक हो गया, लॉर्ड लीटन, रिपन, डफरिन, लेंसडाउन, एल्गिन द्वितीय, कर्जन, मिंटो द्वितीय, हार्डिंग द्वितीय, चेम्सफोर्ड, रीडिंग, इरविन,
वेलिंगटन, लिथगो, वेवेल, माउंटबेटन, यही ना है, यही सब है। इसी के विषय में अब हम लोगों को देखना है, इसी के विषय में अब हम लोगों को देखना है। तो अब जो है हम लोगों को जो देखना है वह भारत के वायसराय को देखना है, भारत के वायसराय। भारत के वायसराय, तो भारत के जो प्रथम वायसराय है लॉर्ड कैनिंग, आगे भारत के वायसराय की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले, ठीक है, उससे पहले 2-4-5 क्वेश्चन पूछते हैं जो अभी हम आपको बताए हैं, एक बार याद कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जहां तक याद करवाए हुए थे वहां से आगे हम आपको याद करवाते हैं, ठीक है। भारत में रेलवे का पितामह किसे कहा जाए? रेलवे का पितामह, रेलवे का पितामह लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन कब हुआ? 16 अप्रैल 1800। भारत में पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन कब हुआ? 16 अप्रैल 1800। कहां से कहां? मुंबई से कहां से कहां? मुंबई से थाने। इसके बाद प्रथम डाकघर अधिनियम किसके समय पारित? लॉर्ड। प्रथम डाकघर अधिनियम किसके समय पारित? कब? 1800। किस गवर्नर जनरल के समय सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ? लॉर्ड। किस गवर्नर जनरल के समय सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ? किसके समय सर्वप्रथम डाक टिकट? लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय। इसके बाद आगे बताइएगा कि वुड डिस्पैच किसके समय आया? लॉर्ड। वुड डिस्पैच किसके समय आया? वुड डिस्पैच किसके समय आया? कब आया? 1854। 1800। वुड डिस्पैच कब आया है? भारतीय शिक्षा जगत में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाए? वुड डिस्पैच। भारतीय शिक्षा जगत में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाए? मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता? वुड डिस्पैच, समझ गए। और इसके बाद जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बन? लॉर्ड। अंतिम गवर्नर जनरल कौन बन? लॉर्ड कैनिंग। 1857 का विद्रोह किस गवर्नर जनरल? लॉर्ड। 1857 में बंबई, मद्रास, कलकत्ता में विश्वविद्यालय का गठन किसके समय? लॉर्ड। बंबई, मद्रास, कलकत्ता में विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ है? कब हुआ है? बंबई, मद्रास, कलकत्ता में विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ? 1857। बंबई, मद्रास, कलकत्ता में विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ? अच्छा, जो बंबई, मद्रास, कलकत्ता में विश्वविद्यालय का गठन हुआ किसके सिफारिश? किसके सिफारिश पर? किसके सिफारिश पर? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856। 1800। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? कब पारित हुआ है? 1856। किसके समय? लॉर्ड। लॉर्ड। और 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया? भारत का वायसराय। भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? किस अधिनियम के तहत? 1858 का भारत परिषद अधिनियम। 1858 का। चलिए अब हम लोग लॉर्ड कैनिंग को देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग को एज ए भारतीय वायसराय देखेंगे तो 1858 से 1862, लेकिन उसके पूरे शासनकाल को देखेंगे तो 1856 से 1862। 1856 से 1862, ठीक है। तो अब आगे आइएगा, सुनिएगा। चलिए, अब आप काहे हल्ला कर रहे थे, बताइए क्या हुआ था, सही सही बताइएगा। 4:30 बजे, 7:30 बजे, हाँ हाँ। कॉमन, चलिए देखिए, न्याय जो है दोनों पक्ष को सुन करके किया जाता है, ठीक है। अब इसका हम पक्ष सुन लिए हैं।
कॉमन रूम में आप लड़की में से कोई बैठी थी? 9 बजे जो भी बैठी होगी 9 बजे, 9 बजे के पहले अगर बैठेगी तो नहीं बोलेंगे। हैं? 9 बजे बैठे थे क्या बजे? 9 बजे। 9 बजे बैठे हैं। और क्या बजे कॉमन रूम खुला है? गर्ल्स कॉमन रूम क्या बजे खुला है? अगर कोई लड़की देखी है तो 8:30। वो 8:30 बोल रही है। चलिए ठीक, 8:30 बजे खुला है। अच्छा ठीक है, गर्ल्स कॉमन रूम कल से 7:30 बजे हम खुलवा देंगे, हम बोल देंगे। ठीक है, ऐसे हम पूछ लेते हैं, वो लोग भी तो बोलेगा, आप देख लेंगे। ठीक है बैठिए। तो इसके लिए हल्ला क्या करना है, क्या होगा? देखिए सुनिए सुनिए, 1 मिनट, अरे सुनिए ना, मेरा बात सुनिए ना आप। ठीक है, जिस विभाग में आप जाइएगा ना, 8-8 घंटा खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा खड़ा रहने में ना नहीं याद आ जाता है। हाँ ठीक है, हम कल से खुलवा देंगे कॉमन रूम 7:30 बजे। तो हल्ला नहीं करना है। ठीक है, हल्ला नहीं करना है, वो सबके सामने हल्ला नहीं करना। हम हैं, हमारे सामने जितना चिल्लाना है चिल्लाइए ना आप। चलिए सुनिए, अब देखिए एडमिशन जो है 8 से 10 वाला जो टेस्ट है, आज देखिए, आज अगर सभी बच्चा को, आप में से कुछ बच्चा तो निश्चित तौर पर टेस्ट दिए होंगे ऑफलाइन, आई कार्ड चेक करके एंट्री करवाया गया, कितना ठीक ठाक से सब चीज हो गया। हुआ या नहीं हुआ? हो गया, समझ गए। अब देखिए आप लोग का बैच 10 से 12 है, तो पहला अधिकार आप लोग का बनता है कि आप लोग का एडमिशन 8 से 10 वाले टेस्ट में निश्चित तौर पर होनी चाहिए। समझिए, ये अधिकार आपका बनता है, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। समझ गए। देखिए आपका जो है एडमिशन होगा, ठीक है, होगा। कितने लोग इस बैच के ऐसे हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, लड़का लड़की? इतने लोग हैं, तो आप लोग एडमिशन काहे न लिए? देखिए एगो बात बता देते हैं, सुनिए, एगो बात बता देते हैं, सुन लीजिए। बात यह है कि जैसे ही एडमिशन ओपन हुआ ना, एडमिशन ओपन होने की 1 दिन में ही लगभग हमको लगता है 2000 प्लस एडमिशन हो गया। ठीक है, तो इसलिए जो है तुरंत बंद करना पड़ा। सुबह से लेकर शाम तक में ही उतना एडमिशन हो गया। समझ गए। तो खैर कोई बात नहीं है, तो अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। एक तो 2 टाइम टेस्ट को कर देंगे, और दूसरी बात यह है कि पहले जो है ना, हमको लड़की लोग का एडमिशन करवा देने दीजिए। ठीक है, लड़की लोग का करवाने दीजिए। अरे हल्ला मत कीजिए, हम बोल रहे हैं ना। पहले देखिए है, आज लड़की लोग जिनका भी एडमिशन, जो 8 से 10 टेस्ट देना चाहती है, एडमिशन नहीं हुआ है, हम बोल देंगे, बोल दीजिएगा लड़की लोग का एडमिशन ले लेंगे। अरे सुनिए ना, हल्ला मत कीजिए। ठीक है, हाँ सुनिए, 8 से 10 वाला में जो 8 से 10 टेस्ट वाला में जो है 10 से 12 बैच की जो लड़की है, 10 से 12 बैच की जो लड़की है, उसका एडमिशन हो जाना चाहिए आज। ठीक है, और एडमिशन करेगा आईडी कार्ड देख करके कि 10 से 12 बैच की वो है या नहीं है, और एडमिशन यहीं पर होगा, बता दीजिएगा सबको, अभी जाकर के आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो लड़की लोग पहले आप लोग एडमिशन ले लीजिए 8 से 10 टेस्ट में जिनको लेना है, और आजे भर होगा, फिर कल से कहिएगा तो नहीं हो पाएगा, कल से नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर आगे पहले लड़की को जो है कल एडजस्ट करवाने दीजिए, फिर परसों जो है लड़का लोग को भी हम करवा देंगे। आप लोग धैर्य रखिए ना, अरे हम है ना जी, आप काहे टेंशन लेते हैं, समझिए, धैर्य रखिए, करवा देंगे। चलिए, और इसके बाद अगली बात बता देते हैं, टेस्ट जो है ऑनलाइन भी करवा दिए हैं, और दूसरी बात, अगर आपको नहीं, आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो आप ऑनलाइन कर लीजिए। और दूसरी बात यह है कि अगले मंथ के टेस्ट का एडमिशन की घोषणा सबसे पहले हम आप ही के बैच में करेंगे कि फलना तारीख को अगले माह के टेस्ट का एडमिशन होगा, आप जल्दी करवा लीजिएगा। समझ गए, जिस रोज घोषणा करेंगे उसी रोज अपना करवा लीजिएगा। समझ गए, और नहीं तो फिर बाद में करवाइएगा, नहीं हो पाता है तो आप लोग हम ही को कोसते हैं, तो हमको कोसते हैं तो हम तो एडमिशन ओपन करवा देते हैं, आप लोग समय से नहीं लेते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, एडमिशन जो नहीं करवाए हैं, समझे, एडमिशन जो बंद करवा दिए हैं, डेली टेस्ट में लड़का सब गरियाता है,
समझे, डेली टेस्ट वाला सब। चलिए अब आइए, तो सभी से देखिए, सब लोग से, लड़की ही नहीं लड़का से भी, सब लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर हम नहीं रहे, अगर आपको असुविधा हो रहा है तो आपको चिल्लाना नहीं है, हो हंगामा नहीं करना है, हमारे आने का इंतजार कीजिए। हम तो आएंगे ही आएंगे, हम आएंगे, हमको बताइए। हम प्रॉब्लम जैसे ही हमारे सामने आएगा, तो जब प्रॉब्लम आता है तभी उसका सॉल्यूशन भी आता है, समझ गए, तो हम सुविधा कर देंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब चिल्लाने से हल्ला करने से जो है कुछ तो होगा नहीं, समझ, चिल्लाने हल्ला करने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो चिल्लाना हल्ला करना नहीं है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग एज ए भारतीय वायसराय 1858 से 1862 तक रहे। इस अवधि के दौरान कई सारे नियम कानून भारतवर्ष के भीतर लागू हुए, कई सारी घटनाएं घटित हुई। जैसे कि इस अवधि के दौरान 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, जिसमें सजा का प्रावधान है, आईपीसी, समझ गए, जिसमें सजा का प्रावधान है, मतलब आप जो भी कांड किए हैं उस घटना को लेकर क्या सजा दिया जा सकता है, उसके प्रावधान की चर्चा भारतीय दंड संहिता में देखने को मिलती है। मान लिया जाए अगर आपने किसी को चाकू मारा तो उसके लिए क्या सजा होगा, अगर आपके कारण किसी ने आत्महत्या कर लिया है उसको लेकर आपको क्या सजा मिलेगा, अगर आपने किसी की हत्या कर दी है तो उसको लेकर आपको क्या सजा मिलेगा। तो ये प्रावधान की चर्चा आईपीसी में है, इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता में है, जो 1860 ईस्वी में लागू हुए हैं, 1860 ईस्वी में लागू हुए हैं। दूसरी बात यह है कि 1860 ईस्वी में ही लॉर्ड कैनिंग के समय पहली बार बजट पेश हुए, पहली बार जो है आपको बजट पेश हुए, पहली बार बजट पेश हुए, पहली बार बजट पेश हुए 1860 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय ही। फिर लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1860, 61, 62 ईस्वी में जो है बंगाल के क्षेत्र में नील विद्रोह हुए थे, बंगाल के क्षेत्र में नील विद्रोह हुए थे, खैर उसकी चर्चा आगे करेंगे, यहां पर नहीं करेंगे। इसके बाद 1861 ईस्वी में हाईकोर्ट अधिनियम पारित हुआ था, 1861 ईस्वी में जो है आपको हाईकोर्ट अधिनियम पारित हुआ था। तो ये तमाम चीज जो है आपको लॉर्ड कैनिंग के समय ही घटित हुए हैं। लॉर्ड कैनिंग के बाद जो अगले भारतीय वायसराय बने हैं उनका नाम है आपको लॉर्ड एल्गिन प्रथम, और जो लॉर्ड एल्गिन प्रथम है इनका शासनकाल है 1862 से 1863, 1862 से 1863। लॉर्ड एल्गिन का छोटा सा शासनकाल है, और लॉर्ड एल्गिन ने एक महत्वपूर्ण काम को अंजाम दिया है, और लॉर्ड एल्गिन ने जिस महत्वपूर्ण काम को अंजाम दिया है वह काम यह है कि इन्होंने बहावी आंदोलन का दमन किया, इन्होंने जो है बहावी आंदोलन का दमन किया, इन्होंने बहावी आंदोलन का दमन किया, बहावी आंदोलन का इन्होंने दमन किया। देखिए, बहावी आंदोलन इस्लाम धर्म में चलने वाला एक सुधारवादी आंदोलन था, बहावी आंदोलन इस्लाम धर्म में चलने वाला एक सुधारवादी आंदोलन था, लेकिन यह सुधारवादी आंदोलन बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया था। यह सुधारवादी आंदोलन बहुत ज्यादा लोकप्रिय क्यों नहीं हो पाया? तो इसका कारण है, इसका कारण यह है कि यह एक सांप्रदायिक आंदोलन था, यह एक सांप्रदायिक आंदोलन था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो बहावी आंदोलन था जिसका नेतृत्व सैयद अहमद राय बरेलवी कर रहे थे, इस बहावी आंदोलन का नेतृत्व जो है सैयद अहमद राय बरेलवी, सैयद अहमद राय बरेलवी कर रहे थे। इस आंदोलन का लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया था, भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना है। जैसे औरंगजेब ने क्या निर्धारित किया था?
औरंगजेब ने यह निर्धारित किया था कि उसे भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना है। उसी प्रकार से वहाबी आंदोलन का भी लक्ष्य था भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना, और इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक सांप्रदायिक आंदोलन था। और इसके सांप्रदायिक चरित्र होने के कारण ही यह आंदोलन बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया। लेकिन यह आंदोलन 1830 ईस्वी से लेकर 1863 ईस्वी तक चला था। जो वहाबी आंदोलन था 1830 1830 से लेकर 1863 ईस्वी तक चला था, और 1863 ईस्वी में लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने इस वहाबी आंदोलन को अंतिम तौर पर दबा दिया, जो कि इनके द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। लॉर्ड एल्गिन प्रथम के बाद जो अगले भारतीय वायसराय बनकर आए हैं उनका नाम है आपको लॉर्ड लॉरेंस या सर जॉन लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस या सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड लॉरेंस या सर जॉन लॉरेंस, जिसका शासनकाल है 1864 से लेकर के 1869, 1864 से लेकर के 1869। देखिए, लॉर्ड लॉरेंस के समय अंग्रेजी सरकार या अंग्रेजी सेना और भूटान के बीच युद्ध हुआ था 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में अंग्रेजी सेना और भूटान के बीच 1865 ईस्वी में युद्ध हुआ था, जिसे भूटान युद्ध कहा जाता है। यह लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल की घटना है। फिर लॉर्ड लॉरेंस के समय समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई थी। समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई थी, मतलब समुद्र के जरिए मैसेज को, संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की सेवा की शुरुआत हुई थी। तो लॉर्ड लॉरेंस के समय ही समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई थी। समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई थी। दूसरी बात, लॉर्ड लॉरेंस के समय अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी, मतलब अफगानिस्तान में जैसे जो चल रहा है वैसे चलने दिया गया, जिसे यह माना जाता है कि इन्होंने अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। और इन्होंने अफगानिस्तान के साथ जो हस्तक्षेप की नीति अपनाई, इसी को शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत कहा जाता है। इसी को जो है शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत कहा जाता है। यह तमाम घटनाएं लॉर्ड लॉरेंस के समय घटित हुई है या सर जॉन लॉरेंस के समय घटित हुई है। लॉर्ड लॉरेंस के बाद जो अगले भारतीय वायसराय बने हैं उनका नाम है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, और लॉर्ड मेयो का शासनकाल है 1869 से लेकर के 1872। 1869 से लेकर 1872 लॉर्ड मेयो का शासनकाल है। लॉर्ड मेयो एक सुधारवादी वायसराय था। इन्होंने कृषि क्षेत्र में विकास को लेकर कृषि विभाग का गठन किया था। इन्होंने कृषि क्षेत्र में विकास को लेकर कृषि विभाग का गठन किया था। दूसरा, भारतीय राजा महाराजाओं के संतान को शिक्षित करने के उद्देश्य से मेयो कॉलेज की नींव इन्होंने रखी थी। राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज की नींव इन्होंने रखी थी 1872 ईस्वी में। और आपको लॉर्ड मेयो के समय ही पहली बार 1872 ईस्वी में भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन हुआ। प्रथम जनगणना का आयोजन 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय ही हुआ। अगली बात यह है कि लॉर्ड मेयो जब भारत के वायसराय थे तो वे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित सेल्यूलर जेल की यात्रा करने को 1872 ईस्वी में गए थे। 1872 ईस्वी में गए थे और जेल यात्रा करके शाम के टाइम में जेल में ही टहल रहा था। उसी क्रम में एक अफगानी मूल का व्यक्ति उस जेल में बंद था। उसका नाम था शेर अली अफरीदी। शेर अली अफरीदी। शाम का टाइम था, अंधेरा था, और अंधेरा का फायदा उठा करके शेर अली अफरीदी नामक व्यक्ति ने लॉर्ड मेयो के पेट में चाकू घोंप दिया, समझ गए, और उसमें
लॉर्ड मेयो बुरी तरह घायल हुआ और फिर भगवान को प्यारे हो गए, मतलब उनका मृत्यु हो गया, उनका निधन हो गया। लॉर्ड मेयो के बाद जो अगले भारतीय वायसराय बने हैं उनका नाम है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, और जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक है इनका शासनकाल है 1872 से 1876। 1872 से 1876 लॉर्ड नॉर्थब्रुक का शासनकाल है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल के दौरान कई सारी घटनाएं घटित हुई, जैसे लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय ही सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आज के डेट में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। उसकी नींव 1875 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया। दूसरी बात यह है कि इन्हीं के शासनकाल के समय जो है विवाह के उम्र को निर्धारित करने को लेकर सर्वप्रथम अधिनियम पारित हुए थे। विवाह के उम्र को निर्धारित करने को लेकर सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में जो है एक अधिनियम पारित हुआ था। इसके बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल की एक और महत्वपूर्ण घटना है पंजाब में होने वाले कूका आंदोलन का दमन इसी के समय हुआ। पंजाब में होने वाले कूका आंदोलन का दमन जो है आपको लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय ही हुआ। ये सब लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बाद जो अगले भारतीय वायसराय बने हैं उनका नाम है लॉर्ड लीटन। और जो लॉर्ड लीटन है इनका शासनकाल है 1876 से 1880। आगे लॉर्ड लीटन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ याद करते हैं। ठीक है, याद करते हुए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। बताइए भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ? भारतीय दंड संहिता कब लागू? पहली बार बजट कब पेश हुआ? हाईकोर्ट अधिनियम कब पारित हुए? अच्छा, जब भारतीय दंड संहिता लागू हुआ, पहली बार बजट पेश हुआ, हाईकोर्ट अधिनियम पारित हुआ, उस समय भारतीय वायसराय कौन था? और यहां पर एक बात सुनिए, देखिए हाईकोर्ट अधिनियम 1861 में पारित हुआ, लेकिन पहली बार हाईकोर्ट का गठन 1862 में हुआ बंबई, मद्रास और कलकत्ता में। और पहली बार हाईकोर्ट का गठन जो 1862 में हुआ था वह लॉर्ड एल्गिन प्रथम के समय हुआ था। लॉर्ड एल्गिन, तो यहां पर गौर कीजिएगा, हाईकोर्ट अधिनियम 1861 ईस्वी में पारित लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ। हाईकोर्ट अधिनियम 1861 ईस्वी में पारित लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ। और इस अधिनियम के तहत हाईकोर्ट का गठन बंबई, मद्रास, कलकत्ता में 1862 ईस्वी में लॉर्ड एल्गिन प्रथम के समय हुआ। लॉर्ड एल्गिन, कुछ समझ में आ रहा है? हाईकोर्ट अधिनियम 1861 ईस्वी में पारित किसके समय? लॉर्ड हाईकोर्ट अधिनियम 1861 ईस्वी में पारित किसके समय? लॉर्ड कैनिंग। पहली बार 1862 में बंबई, मद्रास, कलकत्ता में हाईकोर्ट का गठन किसके समय? एल्गिन प्रथम। एल्गिन प्रथम का शासनकाल कब से कब तक? बहावी आंदोलन का दमन किसने किया? बहावी आंदोलन के नेतृत्व करता सैयद अहमद राय। बहावी आंदोलन के नेतृत्व करता सैयद अहमद राय। और बहावी आंदोलन का लक्ष्य क्या था? संपूर्ण भारत को इस्लामी राष्ट्र। बहावी आंदोलन का लक्ष्य क्या था? संपूर्ण भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना। इसके बाद लॉर्ड एल्गिन के बाद कौन बने हैं? लॉर्ड एल्गिन के बाद कब से कब तक शासन?
भूटान युद्ध कब हुआ? भूटान युद्ध कब हुआ है? चलिए, समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किसके समय? समुद्री टेलीग्राफ सेवा। अफगानिस्तान के साथ जो हस्तक्षेप की नीति अपनाई उसे क्या कहा? शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत। लॉर्ड लॉरेंस ने जो अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाई इसे क्या कहा गया? शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत। शानदार निष्क्रियता के सिद्धांत का संबंध किस वायसराय से है? शानदार निष्क्रियता के सिद्धांत का संबंध किस वायसराय? शानदार निष्क्रियता के सिद्धांत का संबंध किस वायसराय? ये क्वेश्चन जो लास्ट में अभी तुरंत एक सेकंड पहले जो बोले, ये क्वेश्चन कई दफा, कई परीक्षा, कई बार पूछा है, समझ गए? तो इसको काफी ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। इसके बाद अगले कौन बने हैं? लॉर्ड। कृषि विभाग का गठन किसने किया? मेयो कॉलेज की नींव किसने रखी? मेयो कॉलेज की नींव। प्रथम जनगणना 1872 में किसके समय हुआ? लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड मेयो के बाद कौन बने? लॉर्ड मेयो के बाद लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 ईस्वी में जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, उस समय भारतीय वायसराय कौन? सर सैयद अहमद खां के समय 1875 ईस्वी में जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, उस समय भारतीय वायसराय कौन? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। और इसके बाद जो है आगे बताइएगा, कुका आंदोलन का दमन किसके समय हो? कुका आंदोलन का दमन। नेटिव मैरिज एक्ट, विवाह के उम्र को निर्धारित करने को लेकर नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में किसके समय पारित? नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ? नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ? किसके समय पारित हुआ? किसके समय? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बाद कौन बने? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बाद लॉर्ड, आगे सुनिए अब ध्यान से, लॉर्ड लीटन। देखिए, लॉर्ड लीटन, आपको जो है लॉर्ड लीटन बहुत बड़े साहित्यकार थे, बहुत बड़े उपन्यासकार और बहुत बड़े साहित्यकार थे। इसलिए उन्हें ओवन मेरीडीथ कहा जाता है, समझ गए? इसलिए उन्हें ओवन मेरीडीथ कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि लॉर्ड लीटन एक प्रतिक्रियावादी वायसराय था। इन्होंने हर काम भारतीयों के विरोध में ही जाकर किया। इन्होंने हर काम भारतीयों के विरोध में ही जाकर किया। कैसे कह सकते हैं? इस रूप में कह सकते हैं, 1876-77 के समय, 1876-77 ईस्वी के समय भारत में अकाल पड़ा हुआ था। पूरे भारत में, भारत का कोई ऐसा भूभाग नहीं था जहां पर अकाल नहीं पड़ा था। और जानते हैं, ब्रिटिश शासन से लोग इतना त्रस्त क्यों हो रहे थे? ऐसा थोड़ी था कि ब्रिटिश शासन अच्छा नहीं था। ब्रिटिश शासन अच्छा था, लेकिन कुछ मामलों में अच्छा था। ब्रिटिश शासन के समय जो है, लगभग साल 2 साल या मान लीजिए ना, प्रत्येक साल ही अकाल पड़ता था, समझ गए? तो लोग कैसे खुश रहेंगे बताइए? और इनके समय में भी लगभग पूरा भारत अकालग्रस्त था। और ये 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन कर लाखों रुपया बहा रहा था, लाखों रुपया पानी में बहा रहा था। उस लाखों रुपया से हजारों भारतीयों का मदद हो जाता, बल्कि भारतीयों का मदद ना करके बेवजह का लाखों रुपया जो है दिल्ली दरबार का आयोजन करके बहा रहा था। पहली बार इन्हीं के समय 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसे प्रथम दिल्ली दरबार कहा जाता है। और इस प्रथम दिल्ली दरबार के तहत महारानी विक्टोरिया को
केसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी, सिर्फ एक उपाधि प्रदान करने के लिए। महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि प्रदान करने के लिए मात्र दिल्ली दरबार का आयोजन करके लाखों रुपया बेवजह का खर्च किया गया। कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकार इस पर कटाक्ष करते हैं, इस पर व्यंग करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं। और इसकी आलोचना करते हुए कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकार कहते हैं कि प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन जो हुआ था, यह वही स्थिति थी जैसे रोम जल रहा था और रोम के शासक नीरो को कोई मतलब नहीं था। रोम के शासक नीरो मग्न होकर अपना बांसुरी बजा रहा था। प्रथम दिल्ली दरबार की तुलना ही विश्व के इस घटना से की गई है कि रोम जल रहा है और नीरो बांसुरी बजा रहा है। नीरो जानते हैं बड़ी क्रूर अत्याचारी शासक था। नीरो ना अपने गुरु को छोड़ा, ना अपने मां को छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। पत्नी को तो छोड़िए दीजिए, किसी को नहीं छोड़ा, सबको मार दिया नीरो। अपने में वो मग्न रहता था, समझिए, अपने में मग्न रहता था। रोम का शासक था, रोम जल रहा था और दूसरी तरफ वो अपना मग्न होकर के जो है बांसुरी बजा रहा था। मतलब वैसे शासक जिसको, जो शासक है, शासक बन गया है लेकिन उसको शासन से कोई लेना देना नहीं है, उसको अपने से लेना देना है। तो प्रथम दिल्ली दरबार में वही स्थिति थी। पूरा का पूरा भारत अकालग्रस्त था और दूसरी तरफ लॉर्ड लिटन जो है दिल्ली दरबार का आयोजन कर लाखों रुपया बहा रहा था। भारत के लोग मर रहे हैं, भारत के लोग दाने दाने को तरस रहे हैं और इधर जो है बेवजह फालतू का जो है बहाया जा रहा है रुपया। समझ गए? तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, समझ गए? और सामान्य तौर पर हम लोग भी ऐसा करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे शादी विवाह में जो है जमीन बेच करके लोग शादी विवाह कर लेता है, खूब खर्च कर देता है, अब बाद में कर्ज तले दब जाता है और फिर बाद में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दाना दाना के लिए लोग तरसने लगता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके समाज में, हमारे समाज में इस प्रकार का मिल जाएंगे। देखिए, कभी भी जितनी शक्ति हो उतनी ही भक्ति होनी चाहिए। समझ, जितनी शक्ति हो उतनी ही भक्ति, उससे ज्यादा नहीं। दिखावे का काम कभी मत कीजिए। जिंदगी में जितना सिंपल रह सकते हैं उतना सिंपल रहिए। समझ गए? उससे बेटर कुछ नहीं है, उससे बेहतर कुछ नहीं है। देखिए, मान लिया जाए कि आज आपके पास पैसा है, क्या हमेशा आपके पास पैसा रहेगा? कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए ना अडानी जी को, 2 या 3 नंबर पर था, क्या हो गया है? और वो खिसकेगा, बहुत खिसकेगा, इतना खिसकेगा कि उसका होश ठिकाने आ जाएगा। समझे? तो चलिए छोड़िए ये सब बात। तो जो परीक्षा को लेकर के था वो तो बताइए दिए हैं। आगे लॉर्ड लिटन ने जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया ना, तो भारतीय भाषा में, हे देखिए देखिए, कहां ही टेस्ट मारने के लिए आया होगा, अब बैठ गया, समझ गए, बैठ गया और इसके बाद जो है अब भूख लग गया होगा तो अभी जा रहा है। अच्छा ठीक है, हम तो कल बोल ही दिए हैं 8 बजे तक बच्चा आ जाएगा, 45 मिनट बनाने का टाइम देंगे। 8:45 से 9:45 में पूरा क्लासरूम खाली करवा देंगे। समझ गए? तब नया एंट्री करवाएंगे। ये सब बैठ जाता है, बीच में आते जाते रहता है, डिस्टर्ब करता है। समझ गए? मतलब देखिए कितना लोग जो है बेईमान हो गया है कि अरे आपका क्लास खत्म हुआ, अब 100 रुपया में आप क्या चाहते हैं? सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक पढ़े हैं? अजीब हाल है। अरे ईमानदार बनिए महाराज, आपका बैच का टाइम खत्म हुआ, आप क्लासरूम से निकल जाइए। समझे? और एक आध गो बच्चा तो क्या किया जानते, डेली टेस्ट सीरीज का रसीद लेके आया था, वो भी पिछले माह तक उसका वैलिडिटी था। जब आई कार्ड बढ़िया से चेक होता है ना, बहुत पकड़ाता है
ऐसा ऐसा पकड़ाता है, जनवरी में एडमिशन लिया डेली टेस्ट सीरीज में, मार्च तक दे रहा है टेस्ट, 200 में 3 महीना। समझ गए? चलिए ये गलती हम लोगों में है कि हम लोग आई कार्ड बढ़िया से चेक नहीं करवाते हैं। समझ गए? तो ये गलती मैनेजमेंट का ही, हम लोगों का गलती है तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन जिस रोज चेक होता है उस रोज बढ़िया से पकड़ा जाता। कम से कम जानते हैं बहुत बच्चा पकड़ाता जिस रोज टेस्ट हो गया, जिस रोज चेक हो गया, बहुत इतना पकड़ाता है कि आप समझ नहीं पाइएगा। इतना मोटा मोटा गद्दी आता है वो, यानी मेरे पास फाड़ने के लिए, हाँ, डुप्लीकेट रसीद सब। और आजकल तो क्या क्या करने लगा, क्या बताएं आपको, चलिए छोड़िए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे पटना में शिक्षा कितना सस्ता है, इतना 100-200 रुपया में आपको इतना चीज मिलता है, और उसमें भी आप बेईमानी करते हैं। तो आप अपने साथ शुरू से लेकर आज तक कितना बेईमानी किए होंगे। आपका चरित्र वैसा बन गया है बेईमान वाला, मतलब आप शुरुए से अपने प्रति बेईमान हैं। समझे? 100-200 रुपया टेस्ट का है, बताइए उसमें भी कितना खर्च होता है, सब चीज उसमें भी लड़का लोग ऐसे करता है। समझे? खैर छोड़िए, कोई बात नहीं है, उनको वही ठीक लगता है, करने दीजिए। लॉर्ड लिटन जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया और बेवजह का लाखों रुपया खर्च किया, तो भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र ने इसकी आलोचना की। भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र ने जब इसकी आलोचना की, तो लॉर्ड लिटन ने भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से 1878 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया, जिस एक्ट को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहा जाता है। यानी इन्होंने जो दिल्ली दरबार का आयोजन कर लाखों रुपया पानी के तरह बहाया, उसकी आलोचना भारतीय भाषा में छपने वाले, मतलब हिंदी, संस्कृत, बंगाली, मराठी, गुजराती, इन भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्र ने जब लॉर्ड लिटन की आलोचना की, तो लॉर्ड लिटन आलोचना से बचने के लिए भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने को लेकर 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। और इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जानते हैं, सबसे ज्यादा जिस समाचार पत्र ने लॉर्ड लिटन को आड़े हाथ लिया था, वह समाचार पत्र था सोम प्रकाश। वह समाचार पत्र था सोम प्रकाश। इस पर चंद विद्यासागर उसके संपादक थे, और वह समाचार पत्र बांग्ला भाषा में छपता था। और उसी मेनली मुख्य तौर पर सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था। लेकिन उसका प्रभाव अन्य समाचार पत्रों पर भी पड़ा। इस एक्ट के तहत सोम प्रकाश को प्रतिबंधित कर दिया गया, और सोम प्रकाश ही नहीं बल्कि भारतीय भाषा में छपने वाले अन्य समाचार पत्र भी प्रतिबंधित कर दिए गए। भारतीय भाषा में छपने वाले अन्य समाचार पत्र भी जो है आपको प्रतिबंधित कर दिए गए, सोम प्रकाश के अलावे भी। इसके बाद इन्होंने भारतीयों से लाइसेंस लेने का अधिकार छीन लिया, और इसको लेकर इन्होंने 1878 ईस्वी में आर्म्स एक्ट पारित किया। और 1878 ईस्वी में आर्म्स एक्ट पारित करके इन्होंने भारतीयों से लाइसेंस रखने, भारतीयों से जो है आर्म्स रखने के अधिकार, लाइसेंस नहीं, आर्म्स रखने के अधिकार को छीन लिया। और अगली बात कि इन्होंने सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। एक तो पहले 23 वर्ष था, 23 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष, फिर 21 वर्ष, और फिर इन्होंने 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। और 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष इसलिए कर दिया ताकि भारत के लोग आईसीएस की सेवा में शामिल ना हो सके, ताकि भारत के लोग आईसीएस की सेवा में शामिल ना हो सके, इसी को लेकर इन्होंने ऐसा काम किया।
तो कुल मिलाकर के आपने लॉर्ड लिटन के विषय में जो जाना है, तो लॉर्ड लिटन के विषय में जो आपको हमने बताया है, यह चीज क्या संकेत देता है कि इन्होंने हर काम भारतीयों के विरोध में ही जाकर किया। इन्होंने हर काम भारतीयों के विरोध में जाकर किया। लॉर्ड लिटन के बाद जो अगले भारतीय वायसराय बने हैं उनका नाम है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का शासनकाल है 1880 से 1884। 1880 से 1884 लॉर्ड रिपन का शासनकाल है। देखिए, रिपन सभी भारतीय वायसरायों में सबसे लोकप्रिय भारतीय वायसराय लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और लॉर्ड रिपन ने भारतीयों के समर्थन में कई सारे काम किए। लॉर्ड रिपन ने जो है भारतीयों के समर्थन में कई सारे काम किए। सबसे पहली बात, लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। तो देखिए, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संदर्भ में जो प्रश्न पूछा जाता है, बहुत प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लेकर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लेकर एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ है। तो हल्ला नहीं कीजिए, क्वेश्चन सुनिए और आंसर सुनिए, दोनों बात सुनिए। अब बाद में नहीं तो आप लोग जो कंफ्यूजाते हैं, इसी वजह से शांत रहिए। पहली दफा हमको बोलने दीजिए, दूसरी दफा में आप बोलिएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित 1878 ईस्वी में हुआ। पारित किया लॉर्ड लिटन ने। यह रद्द 1882 में हुआ। इसे रद्द किया लॉर्ड रिपन ने। तीसरी बात, भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र को प्रतिबंधित करने के लिए यह एक्ट पारित किया गया। चौथी बात, इस एक्ट पर व्यंग कसते हुए एसएन बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने यह कहा कि यह एक्ट आसमान से गिरने वाले वज्रपात के समान है। जैसे जब बादल गरजता है तो वज्रपात गिरता है, कहीं कहीं जहां पर गिरता है स्वाहा, खत्म। अगर आप पे गिर गया तो आप स्वाहा, मतलब आप खत्म। पेपर में नहीं देखते हैं जी, सुनते ना है, वज्रपात गिरने से एक लोग की मौत हो गई, नहीं सुनते हैं। ठनका, हाँ, बिजली, वही बात हुआ। तो एसएन बनर्जी ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लेकर कहा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आसमान से गिरने वाले वज्रपात के समान है, जिसने अचानक भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र को ही बंद कर दिया। तो ये तमाम प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। कुछ बात समझ में आया? तो आपसे कहा जाएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1878। कब रद्द हुआ है? 1882। किसने पारित किया है? लॉर्ड लिटन ने। किसने रद्द किया है? लॉर्ड। इस एक्ट के तहत किस भाषा में छपने वाले समाचार पत्र? भारतीय भाषा। भारतीय। और अगली बात कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने आसमान से गिरने वाले वज्र? सुरेंद्रनाथ, एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ। बात समझ में आया? तो ये सब बात याद रखिएगा। दूसरी बात, इन्होंने, लॉर्ड रिपन ने आर्म्स एक्ट को भी रद्द कर दिया और भारतीयों को कहा कि आप हथियार रख सकते हैं। तीसरी बात, इन्होंने फिर से सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की उम्र को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। 19 वर्ष से बढ़ाकर, तो यहां पर कंफ्यूज आइएगा नहीं, 21 से घटाकर 19 लिटन,
19 से बढ़ाकर 21 रिपन। बात समझ में आया? तो सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की उम्र को 21 से घटाकर 19 किसने? लिटन ने। 21 से घटाकर 19 लिटन ने। 19 से बढ़ाकर 21 किसने किया? रिपन ने किया। इसके बाद रिपन ने यह देखा कि भारत में जो है हाईकोर्ट सबका गठन हो रहा है और हाईकोर्ट में यूरोपीय न्यायाधीश है, भारतीय न्यायाधीश भी है, लेकिन रिपन ने यह देखा कि यूरोपीय न्यायाधीश को विशेषाधिकार प्राप्त है और भारतीय न्यायाधीशों को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। यूरोपीय न्यायाधीशों को विशेषाधिकार प्राप्त है लेकिन भारतीय न्यायाधीशों को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। तो रिपन ने भारतीय न्यायाधीश और यूरोपीय न्यायाधीश दोनों को एक समान अधिकार प्रदान करने को लेकर 1882 ईस्वी में इल्बर्ट बिल विधेयक पारित किया। 1882 ईस्वी में इल्बर्ट बिल विधेयक पारित किया और उस विधेयक में कहा गया हाईकोर्ट में जितना अधिकार भारतीय मूल के न्यायाधीशों को प्राप्त है उतना ही अधिकार जितना अधिकार यूरोपीय मूल के न्यायाधीशों को प्राप्त है उतना ही अधिकार भारतीय मूल के न्यायाधीशों को भी मिलनी चाहिए। जैसे यूरोपीय मूल के न्यायाधीश को यह अधिकार था कि वो यूरोपीय मूल के लोगों के मामलों की सुनवाई कर सकता है, वो भारतीय मूल के लोगों की मामलों की सुनवाई कर सकता है, लेकिन भारतीय मूल के न्यायाधीशों को सिर्फ इतना अधिकार था कि वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय मूल के लोगों की सुनवाई कर सकता है, भारतीय मूल के लोगों के मामलों की सुनवाई कर सकता है, वह यूरोपीय मूल के लोगों के मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता था। तो विशेष तौर पर इल्बर्ट बिल विधेयक के जरिए भारतीय मूल के न्यायाधीशों को यह अधिकार प्रदान करने का प्रयास किया गया कि भारतीय मूल के न्यायाधीश भी यूरोपीय मामले और भारतीय मामले दोनों की सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन इसको लेकर भारत के भीतर विरोध होने लगे, अंग्रेजों ने विरोध करने लगा और अंग्रेजों ने जो इल्बर्ट बिल विधेयक का विरोध किया, विरोध करते हुए उन लोगों ने जो विद्रोह किया, उस विद्रोह को इतिहास में श्वेत विद्रोह कहा जाता है। श्वेत विद्रोह कहा जाता है। देखिए, आप नहीं समझे होंगे तो समझिएगा। एक तो पहली बात आप ये याद रखिएगा कि इल्बर्ट बिल विधेयक का संबंध लॉर्ड रिपन से है। पहली बात क्या याद रखिएगा? इल्बर्ट बिल विधेयक का संबंध इल्बर्ट बिल विधेयक का संबंध किससे है? लॉर्ड। अब सुनिए, कलकत्ता में हाईकोर्ट का गठन 1862 में हुआ, ठीक है। कलकत्ता में जो हाईकोर्ट था, उस हाईकोर्ट में यूरोपीय मूल के न्यायाधीश थे और भारतीय मूल के न्यायाधीश थे। मतलब कुछ भारत के भी लोग थे जो कलकत्ता हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे और कुछ ब्रिटेन फ्रांस के लोग थे जो कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। यह बात समझ में आ रहा है? तो कलकत्ता हाईकोर्ट में भारतीय मूल के न्यायाधीश भी थे और यूरोपीय मूल के। इतना बात क्लियर? अब देखिए, जो यूरोपीय मूल का न्यायाधीश था उसे यह अधिकार था कि हाईकोर्ट में भारतीय लोगों से संबंधित मामला है या यूरोपीय लोगों से संबंधित मामला है, उस सब की सुनवाई यूरोपीय मूल के न्यायाधीश कर सकते थे। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट में जो भारतीय मूल के न्यायाधीश थे, उन्हें यह अधिकार था कि अगर कोई यूरोपीय लोगों का मामला आया तो उसकी सुनवाई भारतीय मूल के न्यायाधीश नहीं कर सकते थे। अगर कोई भारतीय मूल के लोगों का मामला आया तो उसकी सुनवाई भारतीय न्यायाधीश कर सकते थे। मतलब एक ही हाईकोर्ट में दो न्यायाधीश है, एक को ज्यादा अधिकार है, एक को कम अधिकार है। तो ये जो ज्यादा और कम अधिकार था, इसी को बैलेंस करने के लिए इल्बर्ट बिल विधेयक लाया गया और इल्बर्ट बिल विधेयक के जरिए भारतीय मूल के न्यायाधीशों को यह अधिकार दिया गया कि वह भारतीय लोगों के मामलों की सुनवाई के साथ साथ यूरोपीय लोगों के मामलों की भी सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन
इस विधेयक को लेकर अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया, जिस वजह से इसको वापस लेना पड़ा। बात समझ में आया? अब समझ में आया इल्बर्ट बिल? हाँ। इसके बाद लॉर्ड रिपन ने ही भारत में यह देखा कि भारत जो है ग्रामीणीकृत देश है, मतलब भारत के अधिकतर लोग गांव में रहते हैं, भारत गांव में बसता है। तो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के विकास को लेकर स्थानीय स्वशासन की बात कही। आधुनिक काल में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन का विचार, यानी लोकल स्तर पर सरकार होना चाहिए, लोकल स्तर पर शासन करने को लेकर अधिकारी होनी चाहिए। इसकी संकल्पना आधुनिक भारत में सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने किया, जिस वजह से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। लॉर्ड रिपन ने कारखाना में काम करने वाले लोगों को अधिकार देने के उद्देश्य से 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया। तो कुल मिलाकर के जब आप लॉर्ड रिपन के शासनकाल को देखेंगे तो जो लॉर्ड रिपन है पूरी तरीका से भारतीयों के समर्थन में ही काम किया, और लॉर्ड रिपन को करने भी इसलिए दिया गया क्योंकि उससे पहले लॉर्ड लिटन प्रतिक्रियावादी काम करके गया था। भारत के लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश था, बहुत ज्यादा गुस्सा था। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट को लगा कि ना, अगर अभी कोई प्रतिक्रियावादी काम होता है तो भारत के लोग उग्र हो जाएंगे, फिर सबको कूट देंगे, सब अंग्रेज को कूट देंगे। तो इससे बढ़िया है कि थोड़ा बढ़िया बढ़िया भी काम होने दे। तो रिपन इसलिए जो है आपको अच्छा अच्छा काम किया, भारतीयों के समर्थन में काम किया, ताकि भारत के लोगों को लगे कि नहीं, ब्रिटिश शासन खराब नहीं है, ब्रिटिश शासन अच्छा भी है, ठीक भी। समझ गए? तो ये चीज है। जानते, हम सोचे थे इस चैप्टर को पिछले सप्ताह में ही खत्म कर देने का, लेकिन इस सप्ताह आ गया है, खत्म नहीं हो पाया है। समझ गए? चलिए, खैर कोई बात नहीं है। इतना बात याद हुआ? इतना में कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, अगले क्लास में तो खत्म हो ही जाएगा, अब तो कुछ है ही नहीं। अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर भी करवाना प्रारंभ कर देंगे। अब सुनिए, यहां तक याद हो गया ना? हो याद तो करवाते ही गए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? घर पे जाके एक बार देख लीजिएगा, और अगले क्लास में देख लेंगे। जो नहीं लिखा होगा नोट में वो हम आपको नोट डाउन करवा देंगे, ठीक? आपको चिंता नहीं करना है। हाँ, जो भी होगा, नहीं होगा तो नोट डाउन करवा देंगे। चलिए सुनिए, अब गुरुजी लोग होमवर्क सब दीजिए। होमवर्क क्या दिए थे इसमें? 27 और 28। 27 और 28 दिए थे ना? अगला है 29। 29 और 30। देखिए, 29-30 में प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर के 12वीं पंचवर्षीय योजना तक, प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक पूरा देख लीजिएगा। अब बहुत महत्वपूर्ण है, अब पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो इसमें है, क्वेश्चन बैंक में है पेज नंबर 29 और पेज नंबर 30। पेज नंबर 29 और पेज नंबर, ये किसका किताब है जी? ठीक उक नहीं मारती है जी, पढ़ती उड़ती नहीं है जी? है? अच्छा, खड़ा हो जाइए, आप ही खड़ा हो। किसने कहा है अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है? मार्शल। मार फटास ठीक कर देंगे हम। रॉबिन्स। किसने कहा है? बैठ जाइए, बोलिए। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी रचना है? मार्शल। किसकी रचना है? मार्शल। खड़ा हो जाइए। भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक यानी सिडबी, सिडबी की स्थापना किस ईस्वी में हुई है? क्या बोल रहे हैं? 1990।
1995 या 90? 90 में ना, गलत है। चलिए, नहीं हुआ, इसका वैल्यू नहीं हुआ। स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन क्या है? जब मुद्रास्फीति और मंदी, जब मुद्रास्फीति और मंदी दोनों साथ साथ है तो उसी को क्या कहा जाता है? स्टैगफ्लेशन। यूएनडीपी का मुख्यालय कहां है? हैं? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। बैठ जाइए। खड़ा हो जाइए, बड़ी हल्ला करते हैं आप। बोलिए, किस कमेटी के सिफारिश पर, किस कमेटी के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया? ऑकवर्थ कमेटी। बैठ जाइए। चलिए, उधर खड़ा होइए, खड़ा होइए। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में लागू हुआ था? फ्रांस में ना। बैठ जाइए। चलिए, उधर खड़ा होइए, खड़ा होइए उधर। हाँ, श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ? 1952। 1900 पढ़ा लिखा कीजिए। भारत में पहली आर्थिक गणना कब हुई है? 1977। साख मुद्रा को क्या कहा जाता? ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा कहा जाता है। दास कैपिटल किसकी रचना? कार्ल मार्क्स की रचना है। तीसरी तथा नई औद्योगिक नीति कब आई है? 1991। आबिद हुसैन समिति किससे संबंधित? लघु उद्योग में सुधार से। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है? 1935। भारतीय औद्योगिक निगम की स्थापना 1948। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1964। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1900। गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश हुआ है? 1900। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किया? आर.के. शनमुखम सेठी। आर.के. शनमुखम सेठी ने। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किसकी सिफारिश पर? फेरबानी समिति। फेरबानी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई है? 1800। पहली औद्योगिक नीति कब आई है? 1948। 1900। सेबी की स्थापना कब हुई है? 1988। पूरा पंचवर्षीय योजना करके आइएगा। बैठ जाइए इसमें। पेज नंबर 29 और पेज नंबर 30। पेज नंबर 29 और 30 लीजिए। आगे आगे घटना चक्र में क्या था? घटना चक्र में क्या था? वैदिक सभ्यता। अगला होमवर्क बौद्ध धर्म। अगला होमवर्क क्या है? चलिए, वैदिक सभ्यता से आप जवाब दीजिए। संस्कारों की कुल संख्या कितना? ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसको समझा जाता? गाय को। अधन्या शब्द किसके लिए? गाय के लिए। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? जय संघ। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से? मुंडकोप। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? श्वेता स्वरूपनिषद। श्वेता। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्रह्मी न। ब्रह्मी न। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वा। गायत्री मंत्र कौन पुस्तक में है? ऋग्वेद में ना। ऋग्वेदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? व्यापारी ना।
प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे? स्वर्ण गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है ऋग। किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा? सरस्वती। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर? परुष्णी यानी नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहां है? कठोप निषद में ना। अगला होमवर्क दे दिया ना। चलिए आगे, धन्यवाद। इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। लड़की लोग जिसका एडमिशन नहीं हुआ आज के आज ले लीजिएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। अपना आई कार्ड दिखा करके ले लीजिएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। धन्यवाद।